अंतरजाल नगर के सभी निवासियों के लिए ये एक सामान्य दिन था। माता पिता अपने बच्चों के साथ स्कूल बसों के पीछे भाग रहे हैं। लोग काम के लिए सुबह सुबह तैयार होकर जा रहे थे। कुछ लोग अपनी बालकनियों पर सुबह की चाय का आनंद ले रहे हैं, जबकि पूरे शहर में चहल पहल थी। यूआरएल कॉलोनी निवासी श्री दीक्षित जी रघु की नाई की दुकान पर धैर्य पूर्वक बैठे थे और अपने सामने टीवी स्क्रीन पर समाचार देख रहे थे। अचानक उन्हें अपने फोन पर एक अजीब सूचना मिली। प्रिय ग्राहक, आपकी बिजली आज रात 9:30 बजे बिजली कार्यालय से काट दी जाएगी, क्योंकि पिछले महीने का भुगतान अपडेट नहीं किया गया है। कृपया तुरंत हमारे बिजली कार्यालय से 1122334400 पर संपर्क करें या हमारे लिंक www.playercity.com पर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। दीक्षित जी ने अपनी बिजली कट जाने के डर से तुरंत दिए हुए नंबर पर फोन मिला दिया। ग्राहक सहायता ने फोन उठाया और कहा, नमस्ते, मैं वैभव लक्ष्मी कार्यालय से हूँ। क्या मेरे द्वारा आपकी कोई सहायता हो सकती है? श्री दीक्षित ने कहा, नमस्कार, मेरा नाम संजीव दीक्षित है। मुझे अभी अभी मेरे फोन पर एक सूचना मिली कि आज रात 9:30 बजे मेरी बिजली काट दी जाएगी। ये कैसे हो सकता है? मैं क्या करूँ? मैं तो पेमेंट में कभी लेट नहीं करता। ग्राहक सहायता ने कहा, जी दीक्षित जी, हमें सूचित किया गया है कि आपके पिछले बिल का भुगतान न करने के कारण आपकी बिजली काट दी जाएगी। इससे बचने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कदम समझाऊं? दीक्षित जी, हाँ, कृपया मुझे अभी बताओ, लेकिन मेरा पिछला पेमेंट्स। ग्राहक सहायता, सर, आपकी बिजली कटने से बचने के लिए आप पहले अपना बकाया बिल चुका सकते हैं। यदि आपने पे किया है तो ये आगे के बिल में सेटल हो जाएगा, लेकिन अभी आपको ये पैसा देना होगा। दीक्षित जी, अच्छा भाई, लेकिन अब मैं क्या करूं? ग्राहक सहायता, इसके लिए अगर आपके पास आपका डेबिट कार्ड है तो कृपया आगे की तरफ 16 अंकों का नंबर साझा करें। ठीक है, अब कृपया अपनी समाप्ति तिथि साझा करें। महोदय, मैंने एक लिंक भेजा है, कृपया उस पर क्लिक करें और सुरक्षा संख्या दर्ज करें जो आपको डेबिट कार्ड के पीछे लिखा होना चाहिए। मिस्टर दीक्षित, सीवीवी नंबर भी? ग्राहक सहायता, जी हाँ, वास्तव में इन दिनों बहुत सारे स्कैम कॉल और धोखाधड़ी के मामले हो रहे हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपको हमारी तरह से सबसे अच्छी सेवाएं मिले। दीक्षित, ठीक है, अपने सभी विवरण साझा करने के लिए धन्यवाद। कुछ ही मिनटों में आपको भुगतान के बारे में आपके मोबाइल पर एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा और आपकी बिजली नहीं काटी जाएगी। श्री दीक्षित, आपकी सभी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दीक्षित ने अपने फोन पर प्राप्त लिंक को खोला और अपना पिन व्यक्तिगत पहचान संख्या दर्ज किया। कुछ मिनट बाद उन्होंने पेज को रिफ्रेश करने की कोशिश की, लेकिन सर्वर डाउन होने का मैसेज आया। उन्होंने इसे नॉर्मल समझा। उन्होंने इसके बारे में अपनी पत्नी को बताया कि कैसे एक ग्राहक सहायता व्यक्ति ने इनकी मदद की। लेकिन 1 घंटे बाद उन्हें एक और सूचना मिली, लेकिन इस बार वो लगभग कुर्सी से गिर ही गए। प्रिय बैंक उपयोगकर्ता, आपका खाता X123422 नवंबर 22 को 95,000 द्वारा डेबिट किया गया है। श्री दीक्षित ने ये संदेश अपनी पत्नी को दिखाया और समझ नहीं पा रहे थे कि वो आगे क्या करें। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि ये एक शरारतपूर्ण संदेश था, लेकिन उन्होंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया और पाया कि उनके खाते से पैसा डेबिट हो गया था। उनका माथा ठनक गया। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने खुद ही सारा निजी डेटा साझा किया, बिना किसी वेरिफिकेशन के। वो तुरंत निकटतम साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़े। अधिकारी से उन्होंने कहा, कृपया मेरी मदद करें सर, मुझे नहीं पता कि ये राशि मेरे खाते से कैसे डेबिट हो गई। मुझे क्या करना चाहिए? ये कोई छोटी रकम नहीं है सर, मेरी पत्नी बहुत परेशान है। अधिकारी, हाँ दीक्षित जी, मैं समझता हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी। पिछले 1 महीने में ही हम आप जैसे 100 से ज्यादा मामले दर्ज कर चुके हैं। ये घोटाले आजकल बहुत आम हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अभी भी अपना पैसा वापस नहीं मिला है। मिस्टर दीक्षित, मुझे नहीं पता सर कि ये कैसे हुआ। मुझे सिर्फ अपने फोन पर बिजली कटने की सूचना मिली और कस्टमर सपोर्ट को कॉल किया। अधिकारी, दीक्षित जी, इसी तरह ये स्कैमर्स व्यक्तियों से पैसे चुराते हैं। वे अधिकृत संस्थानों से होने का दावा करते हुए अज्ञात ईमेल आईडी और नंबरों से एक टेक्स्ट संदेश या ईमेल भेजते हैं। वैसे भी हमने आपकी शिकायत दर्ज तो कर ली है। हम आपके पैसे वापस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। थाने से बाहर निकलते समय श्री दीक्षित अजय से टकरा गए, जो विश्वविद्यालय में कक्षा लेने के बाद घर वापस जा रहे थे। अजय ने श्री दीक्षित का उदास चेहरा देखकर उनसे पूछ लिया, अरे दीक्षित साहब, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। घर में कुछ हुआ है क्या? दीक्षित जी, क्या बताऊं अजय, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई।
मैंने इतना पैसा खोया है और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसे वापस कैसे पाऊंगा और पाऊंगा भी या नहीं। मुझे अपने फ़ोन पर एक सूचना मिली कि मेरी बिजली काट दी जा रही है और जब मैंने ग्राहक सहायता नंबर पर कॉल किया तो उन्होंने मेरे डेबिट कार्ड का विवरण मांगा और मुझे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1 घंटे बाद मुझे एक और संदेश मिला कि मेरे खाते से पैसा कट गया है। जब मैंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो पता चला कि 95,000 निकाल लिए गए थे। मैंने इस साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की है। अब मैं केवल प्रतीक्षा और प्रार्थना ही कर सकता हूँ भगवान से। अजय ने कहा, ओहो दीक्षित जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि वे जल्द से जल्द स्कैमर्स को गिरफ्तार करेंगे। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। फिशिंग और ऑनलाइन फ्रॉड के मामले हर दिन बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। वास्तव में ये एक डिजिटल नागरिक होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी अपने मोबाइल फ़ोन और उपकरणों का दैनिक उपयोग करते हैं, लेकिन शायद ही हम जानते हैं कि इन उपकरणों का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। हमें कुछ भी स्वीकार करने या अनुमति देने से पहले प्रत्येक संदेश को ठीक से पढ़ना और जांचना चाहिए। मिस्टर दीक्षित। अजय, डिजिटल नागरिक? मैं असमंजस में हूँ। मेरा फिशिंग मामला इससे कैसे संबंधित है? अजय ने कहा, दीक्षित जी, ये सब उस चीज़ का हिस्सा है जिसे हम डिजिटल वित्तीय साक्षरता कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इंटरनेट उपयोग करता है, उसे डिजिटल वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें इन सेवाओं और उत्पादों को ऑनलाइन प्राप्त करने के जोखिमों से भी अवगत होना चाहिए। दीक्षित जी, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये केवल मेरे साथ हुआ है या ऐसे कई लोग हैं जो ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं? अजय, दीक्षित साहब, आप इस धोखाधड़ी के शिकार में अकेले नहीं हैं और ये अकेला ऐसा धोखा नहीं है जो लोगों के साथ ऑनलाइन होता है। मेरे मित्र के पिता से कुछ लाख की ठगी की गई। उन्हें एक ईमेल मिला जिसमें उन्हें बताया गया था कि यदि आप रिटायर्ड हैं और अपनी आय दोगुनी करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए सही नौकरी है। ये मैसेज मेल उनके पास कई बार आया। एक दिन उन्हें लालच आया और उन्होंने नंबर पर कॉल किया। एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ ने फ़ोन का जवाब दिया और कहा कि वे किसी अन्य देश में स्थित हैं और वे अपने कस्टमर के लिए एक विशेष ब्रांड के फ़ोन की आपूर्ति करना चाहते हैं। अगर वो उन्हें ऑनलाइन खरीद सकते हैं और किसी विशेष पते पर भेज सकते हैं तो वे उसे फ़ोन की दर में 20% अधिक उन्हें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे। उन्हें सिर्फ अपनी अकाउंट डिटेल्स और सहमति ऑनलाइन देनी होगी। चाचा ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। उन्होंने फटाफट अपनी सहमति दे दी। पहले कुछ हफ्तों के लिए संस्था ने उनके अकाउंट में एडवांस भेज दिया और उसने फ़ोन खरीदे और बताए गए पते पर भेज दिया। फिर कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने कहा कि क्या आप कृपया 5 फ़ोन खरीद सकते हैं, हम पैसे भेज देंगे। जैसा कि उन्हें कंपनी पे भरोसा हो गया था, पैसे मांगने के पहले मिल जाते थे। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर कंपनी ने उन्हें कहा कि मिनी ट्रांसफ़र में कुछ समस्या आ रही है, क्या वो फिर से 10 और फ़ोन भेज सकते हैं और वे एक साथ पूरे पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। बेचारे अंकल, वो अब एक जाल में फंस गए थे। वो क्या करते? उन्होंने फिर 10 फ़ोन भी भेज दिए। उसके कुछ समय के बाद फ़ोन भी स्विच ऑफ का मैसेज आने लगा। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। बाद में पता चला कि जिस पते पर फ़ोन जाते थे वो एक पोस्ट बॉक्स का पता था जिसे बंद किया जा चुका था। अंकल को 2 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। सिर्फ आप ही के साथ ऐसा नहीं हुआ दीक्षित जी, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है। दीक्षित जी, ओह, मैंने तो केवल 95,000 खो दिए। उनको तो बहुत दुख हुआ होगा। उनकी तो पूरी रिटायरमेंट की पूंजी पानी में चली गई। अजय ने कहा, दीक्षित साहब, कई तरह के फ्रॉड होते हैं जिनसे हम सभी डिजिटल सिटीजन को सावधान रहने की ज़रूरत है। क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए संदेश और कॉल एक निश्चित राशि का भुगतान करने पर आपको एक पूर्व अनुमोदित लोन मिलेगा। रोजगार के वादे आपको एक शुल्क का भुगतान करने पर अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी दिला सकते हैं। लॉटरी घोटाले आपके बैंक खाते को साझा करें और पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा वगैरह का लालच देकर आपको ठगा जाता है। दीक्षित ने कहा, अजय, लेकिन इन घोटालों से खुद को बचाने के लिए कोई क्या कर सकता है? अजय, सबसे पहले किसी भी ऐसे ईमेल या संदेश पर क्लिक ना करें जो संदिग्ध लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको ऐसी वेबसाइट प्राप्त होती है जिसमें वेबसाइट URL के आगे HTTPS या पैडलॉक नहीं है तो स्रोत पर विश्वास ना करें। HTTPS में S सुरक्षित के लिए होता है। दूसरा, आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, विशेष रूप से पासवर्ड, व्यक्तिगत पहचान संख्या, बैंक विवरण, OTP आदि साझा नहीं करनी चाहिए।
ऐसी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होती है और यदि आप संदेश की प्रामाणिकता की पुष्टि करना चाहते हैं तो आपको तुरंत अपने बैंक को कॉल करना चाहिए। तीसरी बात, आपको ऐसे फिशिंग हमलों से बचने के लिए नियमित रूप से अपना पासवर्ड अपडेट करना चाहिए। अंत में, किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी या फिशिंग की गई हो तो तुरंत अपने बैंक, वित्तीय संस्थान या कार्ड कंपनी से संपर्क करना चाहिए। ये कुछ तरीके हैं जिनसे लोग खुद को फिशिंग हमले से बचा सकते हैं। ये बात सुनकर दीक्षित जी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद अजय, मैं भविष्य में और अधिक सावधान रहूंगा। मैंने इस स्थिति के बारे में बैंक को पहले ही सूचित कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि वे जल्द से जल्द चोरों को पकड़ लेंगे। लेकिन क्या मैंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करके सही काम नहीं किया? अजय, आपने निश्चित रूप से सही काम किया है। सरकार ने सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए इन विशेष साइबर अपराध पुलिस थानों की स्थापना की है। वास्तविक दुनिया में किसी आपात स्थिति, चोरी आदि के मामले में हम 100 डायल करके अपने स्थानीय पुलिस से संपर्क करते हैं। यदि आप किसी साइबर अपराध के शिकार हैं तो आप 1930 डायल कर सकते हैं और cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आज का एपिसोड तो बहुत ही अच्छा था। ये इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल फोन के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी थी। हाँ, वास्तव में करिश्मा, मजा आ गया। और हालांकि ये सीधे तौर पर किसी अधिकार के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन ये हमें डेटा की सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है, और वो भी उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से। बिल्कुल। तो दोस्तों, हमेशा अपने फोन के साथ साथ अपने कंप्यूटर की सिस्टम सुरक्षा को अपडेट करना याद रखें और साथ ही साथ ऑनलाइन लेन देन करते समय सतर्क भी रहें और नियमित रूप से अपने बैंक के संपर्क में रहें और उनके द्वारा किए गए नवीनतम सुरक्षा उपयोग से खुद को अपडेट भी रखें। बिल्कुल करिश्मा, ये बात तुमने बहुत सही कही है। आरबीआई अपनी ओर से ग्राहकों को बैंकिंग सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के प्रयास में लगे रहता है हमेशा। अब उपभोक्ताओं को जागरूक और सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये फ्रॉड कॉल्स जो आ रहे हैं ना, इसमें पता नहीं कितने लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर से हाजिर होंगे अगले एपिसोड में डिजिटल अधिकार मानव अधिकार में आप सभी के साथ। और अब दीजिएगा सुजाता और करिश्मा को इजाजत। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपने सुझाव या विचार हमारे साथ साझा करें 7897 31 31 पर, और सुनना ना भूलें हर शुक्रवार और रविवार शाम 7:30 बजे 91.2 FM वक्त की आवाज पर आपका प्रोग्राम डिजिटल अधिकार है मानव अधिकार।